28 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में गुरूर थाने से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धानापुरी गांव के कुछ लोग सुबह 8 बजे जब गंगरेल भिलाई नहर में नहाने गए तो वहां पर उन्हें एक लड़की का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। गांव वालों ने इसकी सूचना गुरूर थाना पुलिस को दे दी। इसके बाद पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर नहर में तैरते हुए उस शव को बाहर निकलवाया। शव किसी युवती का था जिसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास थी। लाश के हाथ पैर और गला रस्सी से बंधा हुआ था। साथ ही मृतका के पेट पर चाकू लगने के 2 निशान भी थे। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से लड़की की पहचान करने को कहा, लेकिन कोई भी उस लड़की को नहीं पहचान सका। लड़की ने सलवार और कुर्ती पहनी हुई थी। शव की बारीकी से जांच की तो मृतका की हथेली पर अंग्रेजी में यादव लिखा हुआ दिखाई दिया और उसके बाएं हाथ पर टैटू भी बना हुआ था। पुलिस ने अनुमान लगाया कि शायद युवती की हत्या रात में की गई होगी और उसके शव को आसपास के किसी इलाके से लाकर वहां फेंका गया होगा। शव को पत्थर से बांधकर भी इसीलिए फेंका गया था कि वो पानी के नीचे डूबा रहे, लेकिन गंगरेल नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण लाश पत्थर से निकलकर पानी के ऊपर आ गई थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने लड़की के शव को सरकारी हॉस्पिटल भिजवा दिया। आगे की जांच के लिए सबसे पहले शव की पहचान जरूरी थी, इसलिए कपड़ों और टैटू से लग रहा था कि युवती किसी अच्छे परिवार की और किसी बड़े शहर की रहने वाली है। शव की शिनाख्त के लिए पुलिस ने लड़की के शव के फोटो व्हाट्सएप के जरिए सोशल मीडिया पर डाल दिए, जिसके बाद कई लोगों ने उस लड़की के शव की शिनाख्त आंचल यादव के रूप में की। इससे पुलिस को मृतका का नाम तो पता चल गया था, लेकिन उसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली थी। जानकारी जुटाने के लिए पुलिस ने आंचल यादव नाम की सभी लड़कियों के फेसबुक अकाउंट खंगाले तो उनमें आंचल यादव नाम के एक फेसबुक अकाउंट पर लगी फोटो से वो लाश काफी मेल खा रही थी। साथ ही उस फेसबुक अकाउंट पर एक ऐसी फोटो भी मिल गई जिसमें उस लड़की के हाथ पर पंखुड़ी का टैटू साफ नजर आ रहा था। टैटू का मिलान होने से ये तो साफ हो गया था कि नहर में जो शव मिला है वो आंचल यादव का ही है। फेसबुक अकाउंट से ही पुलिस को यह भी पता चल गया कि आंचल यादव गुरूर से 6-7 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय धमतरी में विवेकानंद कॉलोनी की रहने वाली थी, लेकिन वो धमतरी के अलावा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी रहती थी। शव की सही शिनाख्त कराने के लिए गुरूर थाना पुलिस ने धमतरी सिटी पुलिस से संपर्क किया और फिर धमतरी पुलिस के जरिए गुरूर थाना पुलिस ने आंचल के परिवार वालों से संपर्क किया। आंचल की हत्या की दुखद सूचना मिलने पर आंचल के भाई सिद्धार्थ ने हॉस्पिटल पहुंचकर शव की पहचान की। उसने बताया कि शव उसकी बहन आंचल यादव का ही है, इसलिए पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद देर शाम आंचल का शव उसके भाई सिद्धार्थ को सौंप दिया। बालोद थाने में हत्या का मामला तो पहले ही दर्ज कर लिया गया था, इसलिए पुलिस ने आंचल के बारे में जानकारी जुटाने के लिए उसके परिवार वालों से पूछताछ की। उसकी मां ममता यादव ने पुलिस को बताया कि आंचल एक दिन पहले यानी 25 मार्च को रायपुर से अदालत में पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी। उस रात आंचल करीब 9 बजे अपनी कार से धमतरी के विवेकानंद कॉलोनी में स्थित अपने घर पर पहुंची थी। घर पहुंचते ही उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आई। आंचल की मां ने आगे बताया कि फोन पर बात करने के बाद आंचल घर से चली गई थी। हालांकि उसकी मां ने उसे रात में कहीं जाने से रोका भी था, लेकिन वो नहीं मानी और थोड़ी देर में वापस लौटकर आने की बात कहकर घर से निकल गई थी। इसके बाद पुलिस ने अपने स्तर से आंचल यादव के बारे में पता लगाया तो पता चला कि ग्लैमर लाइफ जीने वाली आंचल यादव का धमतरी और रायपुर के अलावा छत्तीसगढ़ और अन्य कई बड़े शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क था। वो अक्सर रायपुर की पार्टियों और क्लबों में नजर आती थी। उसे लग्जरी कारों का भी बहुत शौक था। आंचल के लाइफस्टाइल से लोगों को लगता था कि शायद वो मॉडलिंग करती है, क्योंकि आंचल ने फोटो शूट कराने के लिए एक पर्सनल फोटोग्राफर भी रखा हुआ था। हालांकि लोगों ने आंचल को कभी मॉडलिंग करते या किसी फिल्म वगैरह में काम करते हुए तो नहीं देखा था, लेकिन उसका रहन सहन और उसका जिंदगी जीने का अंदाज किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं था, इसलिए सभी उसे मॉडल या हीरोइन समझते थे। साथ ही आंचल फेसबुक और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी। वो फेसबुक पर रोजाना अपनी फोटो अपलोड करती थी। आंचल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 25 मार्च को शाम 4:07 पर आखिरी बार अपने डॉगी के साथ एक फोटो अपलोड किया था। आंचल के फेसबुक अकाउंट पर 22,000 से ज्यादा फॉलोवर थे। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई थी कि फरवरी 2014 में आंचल ने वन विभाग के एक रेंजर की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करके उससे 3 करोड़ रुपए की मांग की थी
और इस मामले में आंचल को पुलिस ने अरेस्ट भी किया था। कुछ दिनों बाद जेल से छूटने पर आंचल ने धमतरी में अपने माँ बाप के साथ रहना छोड़ दिया था और वो रायपुर में अकेले ही रहने लगी थी। इसके अलावा आंचल ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर खुद को रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की सेल्स मैनेजर बताया था। शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आंचल की हत्या की पुष्टि तो हो गई थी, क्योंकि उसके पेट में चाकू से वार करने के कई निशान मिले थे, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका था कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म हुआ था या नहीं। साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने रिपोर्ट में लाश के करीब 12 घंटे तक पानी में रहने की पुष्टि की थी, जिससे पुलिस ने अनुमान लगाया था कि घर से निकलने के कुछ ही देर बाद आंचल की हत्या कर दी गई होगी। उसकी मां ने बताया था कि घर से जाते समय आंचल के पास मोबाइल फोन भी था, लेकिन पुलिस को घटनास्थल से कोई मोबाइल फोन नहीं मिला था। भाई सिद्धार्थ ने भी यही बताया था कि 25 मार्च की रात 9 बजे जब आंचल के मोबाइल पर किसी का फोन आया था, तो उसके बाद वो अपनी कार घर पर ही छोड़कर चली गई थी। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर वो किसके साथ गई थी, और इस तरह ये केस पुलिस के लिए एक चुनौती बन गया था। हालांकि आंचल की मां ने इतना तो जरूर बता दिया था कि आंचल किसी के साथ बाइक पर बैठकर गई थी, क्योंकि आंचल के संबंध कई हाई प्रोफाइल लोगों से थे, जिसके चलते आंचल एक बार पहले भी ब्लैकमेलिंग के चक्कर में जेल जा चुकी थी। इन सारी बातों से पुलिस ने अनुमान लगाया कि ये हत्या इन्हीं कारणों के चलते की गई होगी। इसीलिए पुलिस ने आंचल के संपर्क में आने वाले लोगों को भी जांच के दायरे में ले लिया। साथ ही पुलिस ने धमतरी में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालने का काम भी शुरू कर दिया। पुलिस ने आंचल का मोबाइल और उसकी लोकेशन का पता लगाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी आंचल के बारे में पुलिस को कुछ पता नहीं चला। आंचल के धमतरी और रायपुर में रहने और कई शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों से संपर्क होने की वजह से इस केस की जांच कई एंगल से होनी जरूरी थी। इसलिए पुलिस की अलग अलग कई टीमें बनाई गई। इन टीमों ने अलग अलग लोगों को ध्यान में रखकर जांच शुरू की। इस केस में एक एंगल पैसे और ब्लैकमेलिंग का भी लग रहा था। इसलिए पुलिस ने जब 28 मार्च को आंचल के रायपुर वाले बंगले की तलाशी ली, तो पुलिस को वहां से सीडी, लैपटॉप, पेन ड्राइव और वन विभाग के कई अफसरों के नाम लिखे हुए कुछ दस्तावेज मिले थे। पुलिस ने इन सब चीजों की भी जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं से भी आंचल की हत्या का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने आंचल की दोस्तों से भी पूछताछ करके इस हत्या का कारण जानने का प्रयास किया, लेकिन उसके दोस्तों से भी कोई जानकारी नहीं मिली। दरअसल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आंचल कब और किस समय कहां जाती थी और किन लोगों के ज्यादा संपर्क में थी। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर महंगे शौक पूरे करने और लग्जरी लाइफ जीने के लिए आंचल के पास आमदनी के क्या सोर्स थे। और ये भी पता लगाया गया कि 25 मार्च को दिन भर उसकी किन किन लोगों से फोन पर बात हुई थी, और जब वो रायपुर में धमतरी आई थी तो किन किन लोगों को इस बात की जानकारी थी और किन लोगों से उसकी मुलाकात हुई। और सबसे ज्यादा इस बात का पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि उस रात 9 बजे आंचल बाइक पर बैठकर किसके साथ गई थी। इसके अलावा एक पुलिस टीम को सीसीटीवी कैमरे खंगालने और आंचल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल चेक करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आंचल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल से पता चला कि 25 मार्च को आंचल के फोन पर 40 से भी ज्यादा लोगों के फोन आए थे, जिनमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के अलावा रायपुर भिलाई के रहने वाले उसके कुछ दोस्त भी शामिल थे। पुलिस ने इनमें से कई लोगों से पूछताछ की। जांच में पुलिस को यह भी पता चला कि जगदलपुर के एक व्यक्ति ने आंचल के पिता राकेश यादव से 50 लाख रुपए में उनका धमतरी वाला मकान और जमीन खरीदी थी। बाद में आंचल ने पिता की मानसिक स्थिति खराब होने की बात कहकर इस सौदे से इनकार कर दिया था। इस पर मकान खरीदने वाले व्यक्ति ने आंचल के खिलाफ पुलिस में मुकदमा भी दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने जमीन खरीदने वाले व्यक्ति से भी पूछताछ की, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को पता चला कि आंचल कोलकाता के किसी तांत्रिक बाबा के संपर्क में थी और वो तांत्रिक बाबा आंचल से मिलने रायपुर भी आता था। दरअसल आंचल इस बाबा के जरिए सिद्धि हासिल कर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहती थी, लेकिन बाद में इस बाबा से भी आंचल का मोह भंग हो गया था। बाबा से पीछा छुड़ाने के बाद आंचल को एहसास हुआ कि वो ठगी का शिकार हुई है, क्योंकि आंचल ने अपने कुछ करीबी लोगों को बताया था कि बाबा ने पैसे हड़पने के साथ साथ उसका शोषण भी किया है। हालांकि उस तांत्रिक बाबा के खिलाफ आंचल ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। पुलिस ने आंचल के ब्लैकमेलिंग के पुराने मामलों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की,
लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे आंचल के हत्यारों का कोई सुराग मिल पाता। इसके बाद 27 मार्च की शाम को दुर्ग के आईजी वासु गुप्ता और बालोद के एसपी एमएल कोटवानी ने धमतरी में आंचल के घर जाकर उसकी मां ममता यादव और भाई सिद्धार्थ से फिर से पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस को आंचल की हत्या के बारे में कुछ अहम सुराग मिले। जरूरी सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने 30 मार्च की शाम को आंचल के भाई सिद्धार्थ यादव को हिरासत में ले लिया और उसे थाने लाया गया। इसके बाद उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। सिद्धार्थ से पूछताछ के दौरान ही उसकी मां ममता यादव को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद उन दोनों ने आंचल की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल धमतरी के रहने वाले राकेश यादव आबकारी विभाग में तैनात थे। उनका छोटा सा परिवार था। इस परिवार में पत्नी ममता यादव के अलावा बड़ी बेटी आंचल और छोटा बेटा सिद्धार्थ था। राकेश यादव ने दोनों बच्चों यानी आंचल और सिद्धार्थ को बड़े लाड प्यार से पाला था। आंचल ने धमतरी के एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन की और इसके बाद उसने एक निजी बीमा कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। आंचल जैसे जैसे जवान होती गई वैसे वैसे उसकी खूबसूरती भी बढ़ने लगी। जवानी के साथ साथ बढ़ती खूबसूरती ने आंचल के ख्वाब भी बड़े कर दिए और वो ग्लैमर की दुनिया में नाम कमाने के बारे में सोचने लगी। लेकिन इसके लिए ना तो उसके पास अनुभव था और ना ही ग्लैमर की दुनिया तक पहुंचने का कोई रास्ता था। अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो मॉडर्न कल्चर में ढलती चली गई और इसी के चलते उसके कदम बहक गए। उन्हीं दिनों आंचल वन विभाग के एक रेंजर के प्यार में पड़ गई और उन्हीं दिनों आंचल ने उस रेंजर की अश्लील सीडी बना ली। इस सीडी के बहाने वो रेंजर को ब्लैकमेल कर 3 करोड़ रुपए की मांग करने लगी, जिसके चलते रेंजर ने पुलिस में आंचल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी और फिर साल 2014 में पुलिस ने आंचल को अरेस्ट भी किया था। आंचल को करीब 2.5 महीने जेल में रहना पड़ा था और बाद में वो जमानत पर बाहर आ गई थी। बेटी की ऐसी करतूतों से लगे सदमे के कारण आंचल के पिता राकेश यादव की मौत हो गई। जेल से छूटने के बाद आंचल और भी ज्यादा आजाद ख्याल हो गई थी। उसने धमतरी शहर छोड़ दिया और रायपुर जाकर रहने लगी। रायपुर में उसकी जान पहचान कई रईसजादों से हो गई। जल्द ही उसकी दोस्ती का दायरा रायपुर, भिलाई और दुर्ग के अलावा कई अन्य शहरों के हाई प्रोफाइल लोगों तक फैल गया। वो रायपुर में होने वाली हाई प्रोफाइल नाइट पार्टियों की शान बन गई थी। रईसजादों से दोस्ती हुई तो आंचल ने रायपुर की फ्लावर वैली में किराए पर एक बंगला ले लिया। साथ ही उसने लग्जरी कार भी ले ली और वो नए तौर तरीके और शानो शौकत से लग्जरी लाइफस्टाइल जीने लगी। कभी कभी वो अपने पुराने घर धमतरी में मां के पास भी आ जाती थी। आंचल भले ही रायपुर में रहती थी, लेकिन उसकी करतूतों और चाल चलन के किस्से धमतरी में रह रहे उसके भाई सिद्धार्थ और मां ममता के कानों तक भी पहुंचते रहते थे। उन्हें मॉडर्न लाइफस्टाइल के नाम पर आंचल का छोटे छोटे कपड़े पहनकर पार्टियों में शामिल होना और शराब पीना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इससे उनके परिवार की बहुत बदनामी हो रही थी। आंचल के कारण सिद्धार्थ और ममता को लोगों के ताने सुनने पड़ते थे और इसी बदनामी की वजह से सिद्धार्थ की शादी भी नहीं हो पा रही थी, जिसे लेकर आंचल और सिद्धार्थ में अक्सर झगड़ा होता रहता था। साथ ही आंचल और सिद्धार्थ के बीच पिता की संपत्ति को लेकर भी विवाद चल रहा था और आंचल ने जो 3 डॉगी पाल रखे थे, उनमें से एक डॉगी का नाम उसने अपने छोटे भाई सिद्धार्थ उर्फ जिमी के नाम पर जिमी रखा था। कई बार आंचल अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए अपने टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता तक कह देती थी। बेटी के रहन सहन और भाई के साथ उसके गलत व्यवहार से मां भी परेशान थी और जब 25 मार्च को आंचल रायपुर से पेशी के सिलसिले में धमतरी आई थी, शाम करीब 7 बजे अपनी काले रंग की कार से वो घर पहुंची थी और फिर थोड़ी देर के बाद आंचल का अपने भाई सिद्धार्थ से पुरानी बातों को लेकर फिर से झगड़ा हो गया, जिस पर आंचल ने अपने भाई से कहा कि तुम मेरी कमाई पर पल रहे हो और इस घर में तुम्हारी औकात मेरे पालतू कुत्ते जिमी की जैसी है। ये सुनकर सिद्धार्थ को बहुत गुस्सा आ गया। उसने बहन आंचल को 2 थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ लगने से बौखलाई आंचल ने अपने बैग से चाकू निकाला और सिद्धार्थ पर हमला कर दिया। चाकू सिद्धार्थ के हाथ पर लगा तो उसके हाथ से खून बहने लगा। खून बहता देखकर सिद्धार्थ अपना आपा खो बैठा। उसने आंचल के हाथ से चाकू छीन लिया और आंचल के पेट पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। इसके बाद उसने आंचल का गला दबाना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने तब तक गला दबाए रखा जब तक आंचल की जान नहीं निकल गई। इस घटना के समय आंचल की मां ममता भी घर में ही मौजूद थी। वो बाथरूम में थी। ममता जब बाथरूम से कमरे में आई तो उस समय आंचल फर्श पर पड़ी थी। उसके पेट से खून बह रहा था और उसकी सांसें थम चुकी थी।
इसके बाद सिद्धार्थ ने अपनी मां को सारी बात बताई, क्योंकि मां भी आंचल की हरकतों से परेशान थी, इसलिए वो भी बेटे का साथ देने के लिए तैयार हो गई। और फिर मां बेटे ने मिलकर आंचल की लाश ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। इसके बाद आंचल का शव घर में पड़ा छोड़कर सिद्धार्थ उसका मोबाइल लेकर मकई चौक गया। वहां म्युनिसिपल स्कूल के पास पहुंचकर उसने आंचल का मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। इसके बाद सिद्धार्थ घर वापस लौट आया। सिद्धार्थ ने अपनी मां की मदद से आंचल के शव को उसकी कार की डिग्गी में रखा और फिर वो पुलिस और सीसीटीवी कैमरे से बचने के लिए जिला अस्पताल वाली गली से होकर म्युनिसिपल स्कूल के पास पहुंचा। फिर वहां से वो बस्तर रोड पर निकल गया। वहां से सिद्धार्थ गंगरेल नहर पर पहुंच गया। नहर पर पहुंचकर उसने डिग्गी से आंचल की लाश को बाहर निकाला और नहर के किनारे ले जाकर उसने लाश को रस्सी से एक भारी पत्थर में बांध दिया और फिर आंचल की लाश को नहर में लुढ़का दिया। नहर में आंचल के शव को फेंकने के बाद सिद्धार्थ ने उसकी घड़ी, मोबाइल फोन, सोने का ब्रेसलेट जैसी कई चीजें दूसरी जगह ले जाकर फेंक दी। इसके बाद घर वापस लौटकर सिद्धार्थ ने आंचल की कार में लगे खून के धब्बों को साफ किया। कमरे में फर्श पर फैले खून को उसकी मां ने पहले ही साफ कर दिया था। आंचल की लाश को ठिकाने लगाने के बाद मां और बेटे ने पुलिस को बताने के लिए एक झूठी कहानी घड़ ली। नहर में आंचल का शव मिलने और उसकी पहचान होने के बाद वो दोनों पुलिस को यही बताते रहे कि 25 मार्च की रात 9 बजे जब आंचल घर आई थी तो तभी उसके मोबाइल पर किसी की कॉल आ गई थी। इसके बाद आंचल फोन करने वाले को डांटते हुए घर से बाहर निकल गई और फिर वापस लौटकर नहीं आई। लेकिन पूछताछ के दौरान जब पुलिस को सिद्धार्थ की कलाई पर चाकू से लगे कट का निशान नजर आया तो पुलिस को सिद्धार्थ पर थोड़ा शक हुआ और फिर कलाई में लगे कट के बारे में पूछे जाने पर सिद्धार्थ और उसकी मां ने अलग अलग बातें बताई। साथ ही इलाज कराने की बात पर भी उन दोनों ने अलग अलग हॉस्पिटल के नाम बताए, जिससे पुलिस का शक दोनों मां बेटे पर गहरा गया। इसके बाद जब पुलिस ने आंचल की कार की तलाशी ली तो उसमें भी खून के निशान मिले। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर भगवती हॉस्पिटल के पास से रात करीब 9 बजे आंचल की कार जाती हुई दिखाई दी। साथ ही आंचल की कार में सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट भी पाए गए और इस तरह कई ठोस सबूत मिलने के बाद पुलिस ने जब सिद्धार्थ को हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की तो वो जल्दी ही टूट गया और फिर उसने आंचल की हत्या की सारी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस ने सिद्धार्थ के बयान के आधार पर उसकी मां ममता यादव को भी अरेस्ट कर लिया था। साथ ही सिद्धार्थ की निशानदेही पर आंचल की घड़ी, मोबाइल फोन, ब्रेसलेट भी बरामद कर लिए थे और वो चाकू भी बरामद कर लिया गया था जिससे आंचल की हत्या की गई थी। इसके बाद ये केस कई सालों तक कोर्ट में चलता रहा और फिर 6 जुलाई 2022 को बालोद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जज सरोजनंद दास ने इस मामले में हत्या के मुख्य आरोपी सिद्धार्थ यादव उर्फ जिमी को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही इस मामले में साक्ष्य छुपाने के आरोप में दोषी मानते हुए आंचल की मां ममता यादव को 3 साल की सजा सुनाई। और इस तरह लग्जरी लाइफ जीने की चाहत रखने वाली आंचल ना तो अपनी जिंदगी जी सकी और ना ही अपने परिवार को सुकून से रहने दिया। आंचल की ऐसी जिंदगी जीने से एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।